एपिसोड 7। पैकअप। गौरव की बात सुनकर अर्पिता एकदम चौंक जाती है। क्या कह रहा है ये? यह नौकरी चली गई? अभी सुबह तक तो बहुत उछल उछल कर काम पर गया था। एक दिन में ऐसा क्या कांड कर दिया इसने? यह सोच कर उसने थोड़ी गंभीरता से गौरव से कहा, ऐसे कैसे नौकरी चली गई? सुबह तक तो ठीक था। गौरव ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, अरे चली गई तो चली गई ना, अब तुम्हें हर चीज को क्यों जाननी है? एक दिन में बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे मेरी जिंदगी बदल गई तुमसे शादी करके। अर्पिता ने जब गौरव को खुद पर गुस्सा उतारते देखा तो वह भी तुनक कर बोली, हेलो, यह ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैंने नहीं निकाला तुम्हें नौकरी से। सुबह तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे, ऑफिस में ऐसे करना होता है वैसे करना होता है। अब क्या कर दिया तुमने कि उन लोगों ने तुम्हें बाहर निकाल फेंका? गौरव ने गुस्से में अर्पिता से कहा, मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई बेहुदा बात नहीं सुननी। वैसे भी तुम्हें भी तो अच्छी खासी नौकरी दिलाई थी मैंने, लेकिन तुम्हें कहाँ कुछ करना है, काम धाम कुछ करना नहीं है, बस उल्टी सीधी बातें बातें करती रहती हो। अर्पिता ने आंखें तेरक कर गौरव को जवाब दिया, बिना पूरी बात सुने हवा में बातें मत किया करो तुम। और यहाँ पर बात तुम्हारी नौकरी की हो रही है, इससे मुझ पर इतना क्यों बरस रहे हो? गौरव ने गुस्से में जमीन पर पैर पटक कर कहा, अर्पिता, तुम्हें समझ आ रहा है कि यह मैटर कितना सीरियस है? आई लॉस्ट माई जॉब, डैम इट। अर्पिता समझ गई कि इस वक्त गौरव का मूड बहुत खराब है और उसे कुछ भी बोलने से माहौल बिगड़ेगा ही। इसलिए उसने बहुत ही आराम से उससे कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। इसमें इसमें ऐसे मुंह बना कर बैठने की क्या बात है? अच्छा चलो बताओ, खाने में क्या खाओगे? मैंने सुना है अगर मन अच्छा ना हो तो खाना अच्छा खा लेना चाहिए। अर्पिता को शांत होते देख गौरव का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। उसने कहा, कुछ भी बना लो, मुझे वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं है। अर्पिता ने मन में सोचा, आज तो इससे कुछ बात करना मतलब सोते हुए शेर की गुफा में मॉर्निंग वॉक करने जाने जैसा खतरनाक है। आज इसको छोड़ देती हूँ। वैसे भी उस दिन इसकी माँ बोल तो रही थी कि इसको खाने में इटालियन बहुत पसंद है, और कल भी पास्ता बनाया था तो 10 मिनट में पूरा चट कर गया था। आज भी यूट्यूब पर देखकर ऐसा ही कुछ बनाकर ठुसा देती हूँ। यह सोचते हुए अर्पिता ने किचन में जाकर गौरव के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते हुए उसे आलोक का मैसेज आया, तो कोयल जी कहाँ गुनगुना रही है अभी? आलोक का मैसेज पढ़ते अर्पिता का मूड एकदम से अच्छा हो गया। उसने हंसते उसे जवाब दिया, घर के किचन में। इतने में ही आलोक ने फिर से लिखा, वाह वाह, तो आज कोयल जी क्या खाने वाली है डिनर में? कोयल ने भी उसे हंसते हंसते लिखा, आज कोयल को समझ नहीं आ रहा है कि वह आवाज़ सुरीली रखने के लिए सादा खाना खाए या दिमाग तेज करने के लिए हेल्दी। आलोक से इसी तरह हंसी मजाक करते हुए खाना बनाते बनाते कोयल को तकरीबन 1 घंटा लग गया। खाना बनाकर उसने गौरव को आवाज़ दी, गौरव आ जाओ, खाना बन गया है। गौरव इस वक्त इंस्टाग्राम रील देख रहा था। उसके बाहर आते ही अर्पिता ने खिलखिलाती आवाज़ में बोला, लो जी, आज खाने में आपका मनपसंद उंगलियों ओलियो बनाया है। अर्पिता की बात सुनकर गौरव ने चीट कर उसे कहा, ओह, मुंह बनाते हुए बोला, गौरव की गांव की ढेठ गवार ही हो क्या तुम? उसे अलगियो ओलियो नहीं बल्कि आलियो ओलियो कहते हैं। यह सुनकर अर्पिता ने तुनक कर कहा, यह क्या बकवास है? मैंने देखा था अलियो ओलियो ही लिखा था। गौरव ने चिटकर, हे भगवान, पता नहीं किस कवर को घर वालों ने पल्ले बांध दिया है। फिर उसने अर्पिता को देखकर कहा, इसे आलियो ओलियो कहते हैं। अर्पिता ने खाने की प्लेट गौरव के सामने रखी और कहा, ये सब आप अंग्रेजों के चोचले हैं, हमारे वहाँ तो इसे चाउमीन कहते हैं। और यह क्या रूखा सूखा तुम्हारा इटालियन खाना है? कभी बनारस के चौराहे पर ठेले के चाउमीन खाकर देखे? अरे भारत के हर मसाले का स्वाद होता है उसमें, और उसके ऊपर वह अतरंगी चाइनीज चटनियाँ, वाह वाह।
सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। अर्पिता की बात सुनकर गौरव के आगे कुछ नहीं कहा और खाने लगा। कुछ देर चुपचाप खाना खाने के बाद गौरव ने अचानक से अर्पिता के एक हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अर्पिता यह देखकर चौंक गई। वो सोचने लगी, यह क्या? वैसे तो गौरव हमेशा दूर दूर भाग रहता है और आज अचानक से हाथ पकड़ रहा है। पागल पागल हो गया है क्या? या यहाँ लहसुन वाली चाउमीन का कमाल है। गौरव ने बहुत शांति से अर्पिता से कहा, देखो अब मेरे पास नौकरी तो है नहीं और ना ही तुम यहाँ कुछ खास कर रही हो। वैसे भी जितने भी दिन तुम यहाँ रही हो हमारे बीच मनमुटाव ही रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जब तक मैं यहाँ चीज़ों को ठीक करूँ तब तक तुम माँ के घर वापस बनारस चले जाओ। बनारस वापस लौटने की बात सुनकर अर्पिता का दिमाग खराब हो गया। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और गुस्से में बौखला कर बोली, मुझे सब पता ही था। तुम्हारे मुंह से कुछ ढंग की बात निकल ही नहीं सकती। तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? गौरव ने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, हर बात में क्या रोना शुरू कर देती हो? बच्ची हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यहाँ हालत कितने खराब है? अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी पगार नहीं आएगी। वैसे भी मैं खुद के खर्चे निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा। तुम्हें कहाँ से पालूंगा? अच्छी खासी नौकरी दिलाई थी, वो तो तुम छोड़कर आ गई। अर्पिता ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, अच्छा अगर तुम्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं थे तो शादी क्यों की मुझसे? शादी करते टाइम तो नहीं बोला था कि इस घर में मेरे लिए खाना भी तभी बनेगा जब मैं पैसे कमा कर लाऊंगी। गौरव भी गुस्से में कुर्सी से उठकर बोला, यह क्या घटिया बात कर रही हो तुम? और वैसे भी यह बात तुम्हारी नहीं है, मेरी नौकरी की हो रही है। और तुम तो वैसे भी मेरी नौकरी और यहाँ की चकाचौंध देखकर ही मेरे से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। तो वह सब तो रहा नहीं अब मेरे पास। अब क्या करोगी यहाँ रहकर? अर्पिता ने गुस्से से चिल्लाया। हाँ हाँ तो ठीक है, चली जाऊंगी अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर उन्हें बता दूंगी कि उनके जमाई के घर में अपनी पत्नी को खिलाने के लिए आटा खत्म हो गया था, इसलिए वापस मायके भेज दिया है। गौरव ने अर्पिता के ताने को बिल्कुल भाव नहीं दिया और सीधा बोला, तुम्हें वहाँ जिसको जाकर जो बोलना है बोलते रहना। कल सुबह 7 बजे की तुम्हारी ट्रेन है। जो सामान बांधना है बांध लो। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब बता दूंगा, वापस आ जाना। यह कहकर गौरव बिना अर्पिता की बात सुने वहां से चला गया और उसने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे अरे वो अर्पिता चीखती चिल्लाती उसके पीछे गई। मेरे से पूछे बगैर तुमने मेरी टिकट करवा ली और अब डरपोक जैसे जाकर कमरे में छुप गए हो? अर्पिता दरवाज़ा पीटते पीटते चिल्लाने लगी, अरे दरवाज़ा खोलो, पैकिंग कैसे करूँगी मैं? काफ़ी देर तक अर्पिता के चिल्लाने के बाद भी जब गौरव ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो जाकर बालकनी में बैठ गई। क्या सोचकर आई थी और क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी। अच्छी खासी खुशनुमा ज़िंदगी थी वहाँ बनारस में और यहाँ इस कार्यालय की वजह से ज़िंदगी का सारा रस कड़वा हो गया है। हे भगवान, कितना रायता फैलाओगे मेरी ज़िंदगी में। वैसे यहाँ अलहद सही ही कर रहा है। यहाँ पर इसके साथ मगजमारी करने से अच्छा तो मैं वापस बनारस अपने घर ही चली जाती हूँ। कम से कम वहाँ सुकून की 2 रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो हर तानों में बने बिना मसाले के लहसुन चाउमीन खाकर मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है और पेट भी। अभी अर्पिता अपनी जिंदगी की कसमकस में उलझी हुई थी कि इतने में उसका फ़ोन बजा। एक अननोन कॉलर का फ़ोन आते देख वह समझ गई कि ज़रूर यह फ़ोन कोयल मल्होत्रा के लिए ही होगा। उसने फ़ोन उठाकर बोला, हाँ जी बताइए। तभी कॉलर ने जवाब दिया, मैडम मैं बात कर रहा हूँ। अर्पिता सोच में पड़ गई कि यह कौन सा मैं है। हालांकि वह आवाज़ जानी पहचानी थी। अर्पिता ने बहुत ही फिक्की से आवाज़ में जवाब, कौन? मैं भाई साहब। तभी कॉलर बोला, मैडम मैं वही जो सुबह तक सुसाइड करना चाहता था। स्टूडियो में कॉल किया तो उन्होंने बोला आप है नहीं,
वहाँ तो मैंने भी जिद पकड़ ली कि आपसे अभी बात करनी है। तो तुमने स्टूडियो वाले के थ्रू कॉल लगवाया क्या? जिंदगी क्या जिद और जज्बा, अर्पिता ने शाबाशी देते हुए कहा। कॉलर ने बड़े ही इमोशनल होते हुए बताया, क्यों ना हो, आखिर आपकी बातों ने मुझे नई उम्मीद दे दी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीऊँगा और हर परेशानी का डटकर सामना भी करूँगा। वैसे भी सुसाइड तो परेशानियों से भागने का तरीका है। असली मज़ा तो वही खड़े होकर हर परेशानी से लड़ना होता है। यह सब आप ही ने तो मुझे सिखाया है। थैंक यू मैडम। अर्पिता ने हंसकर उसे जवाब दिया। चलो अच्छा है, तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने आई। अब से ऐसी कोई भी उटपटांग हरकत करने की मत सोचना, और अगर सोचो भी तो सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को याद कर लेना। यह कहकर अर्पिता ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद गौरव ने भी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन अर्पिता को बुलाया नहीं। जब अर्पिता को नींद आने लगी तो वह कमरे में गई, लेकिन सोने से पहले उसने सोचा कि वह अपना सामान पैक कर लेती है। गौरव तब तक सो चुका था। सामान पैक करते करते अर्पिता ने गौरव को देखा और अपनी एक चुन्नी को मरोड़कर उस पर गुस्से से फेंकने का इशारा करते हुए मन में बोली, देखो जरा कैसे मेरी नींद उठाकर खुद चैन की नींद सो रहा है। इसकी तो मैं रे। गलती से अर्पिता ने हाथ की चुन्नी छूट गई और सीधा गौरव के मुंह पर जा गिरी। गौरव एकदम से नींद से उठा और गुस्से में अर्पिता की चुन्नी जमीन पर फेंक कर बोला, फालतू ही तुम्हें कमरे में अंदर आने दिया, तुम बाहर ही ठीक थी, इडियट। अर्पिता ने तो डर के अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। फिर अब जब उसने देखा कि गौरव थोड़ा सा चिल्लाकर वापस सो गया है, तो उसने जमीन से अपनी चुन्नी उठाई और गौरव को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हुए फिर से सामान पैक करने लगी। अगली सुबह 7 बजे की ट्रेन के लिए गौरव 4 बजे से ही उठकर अर्पिता को कहने लगा, अरे अर्पिता जल्दी उठो, तुम्हारी ट्रेन का समय हो रहा है। अर्पिता ने टाइम देखा तो 4 ही बजे थे। उसने चीख कर कहा, सुबह 7 बजे की ट्रेन है, रात को ही जाकर बैठ जाते ना स्टेशन पर, अगर इतनी जल्दी थी तो। अर्पिता का नींद से जागने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गौरव ने उसे झकझोरते हुए कहा, अर्पिता समय हो रहा है, जल्दी उठो, तुम्हारा सामान भी पूरा पैक नहीं हुआ है और स्टेशन जाने में भी तो टाइम लगेगा और मुझे भी तो टाइम से वापस लौटना है, उठो अर्पिता। अर्पिता चिढ़ कर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गौरव को स्टेशन जाने की इतनी जल्दी क्या है। उसने उसने गुस्से में उससे कहा, बहुत जल्दी है ना तुम्हें मुझे इस घर से निकालने की? सब समझ रही हूँ मैं। गौरव ने जवाब दिया, समझ रही हो तो फटाफट उठकर तैयार हो, हमें स्टेशन के लिए निकलना है। अगले 1 घंटे में वो दोनों स्टेशन के लिए निकल गए। अर्पिता ने देखा कि गौरव गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज चला रहा था। उसे इतनी तेज ड्राइव करते हुए देख अर्पिता ने कहा, अरे रे ओ, हमें गंगा घाट भेजना चाहते हो या सीधे हमारी अस्थियां ही वहाँ विसर्जित करना चाहते हो? थोड़ा आराम से चलाओ। गौरव ने चिढ़ कर कहा, आराम से ही चला रहा हूँ, इससे और धीरे चलाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अर्पिता ने मुंह मोड़ते हुए उसे जवाब दिया, क्यों? अब तो तुम्हारी भी मेरी तरफ पूरे दिन खाली हो रहने वाले हो, तुम्हें क्या करना है टाइम बचाकर? गौरव ने गुस्से में उसे देखा और कहा, हर चीज़ का मजाक बनाना बंद करो अर्पिता। वैसे भी टाइम इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे ट्रेन का समय हो रहा है, और अब मुंह बंद करके बैठो, मुझे ड्राइव पर फोकस करने दो। इसके बाद आगे का रास्ता चुप्पी में ही गुजरा। अर्पिता को गौरव की जल्दबाजी का कोई और कारण तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसे लगने लगा कि गौरव उससे छुटकारा पाने की जल्दी में ही यह सब कर रहा है, और यह सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। गौरव और अर्पिता दोनों स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर देखा तो बनारस जाने वाली ट्रेन पटरी पर लग चुकी थी। गौरव ने सीट नंबर ढूंढकर अर्पिता को बिठाया और उसका सामान सीट के नीचे अच्छे से जमा दिया, लेकिन इसके बाद वहां 5 मिनट भी नहीं रुका और अर्पिता से बोला, चलो मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, तुम ध्यान से घर जाना। माँ को मैंने फ़ोन करके बता दिया है कि तुम आ रही हो, घर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। अर्पिता ने बड़े ही भारी मन से गौरव को देखा। उसे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि गौरव को उससे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी है।
कि वह ट्रेन चलने तक भी स्टेशन पर रुक नहीं रहा। उसने झूठी मुस्कुराहट देकर गौरव से कहा, ठीक है बाय, अपना ध्यान रखना। गौरव ने हल्के से अर्पिता का कंधा सहलाया और फटाफट वहां से चला गया। गौरव के वहां से जाने के बाद अर्पिता खिड़की से बाहर की चहल पहल देख रही थी। उसने देखा कि चूड़ा पहने पहने एक नई दुल्हन ट्रेन में चढ़ने से पहले इमोशनल होकर अपने पति को गले लगाकर खड़ी है और उसका पति उसे बहुत ही प्यार से सहला रहा है। यह देखकर अर्पिता के दिल में एक अलग ही चुभन सी उठी। उसने मन में सोचा, क्या ही सोच कर आई थी यहाँ, अब क्या ही हो रहा है मेरे साथ। शादी को कुछ महीने भी नहीं बीते हैं और मेरा पति मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सोचा था बनारस में तो पति पत्नी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ते, लेकिन यहाँ गुड़गांव में मॉल से लेकर गार्डन तक हर जगह अपने पति के साथ रोमांस करूँगी। और यहाँ देखो, उसे तो मुझे अपने घर में रखना भी नहीं है। नौकरी के छूट जाने पर कोई अपनी बीवी को मायके भेज देता है। ऐसा लगता है जैसे गौरव की ज़िंदगी में मेरी जगह ही नहीं है। मैं तो बस यूं ही उस पर बोझ बनी बैठी हूँ। लेकिन मेरा नाम भी अर्पिता है। मैं थोड़ी ना किसी पर बोझ बनूंगी। नहीं करना उसे मेरे साथ तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लगने दो उसकी नौकरी। जब तक बनारस आकर मेरे पैरों में गिरकर नहीं गिड़गिड़ाए ना, तब तक नहीं ढूंढूं लौटूंगी उस करेले के पास। आया बेटा। अर्पिता की ट्रेन चलने का समय भी बस हो ही गया था। फोन चलाते चलाते अचानक से उसने देखा कि जिस लड़के ने कल उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन लिया था, उसने सोशल मीडिया पर अपनी मम्मी पापा के साथ फ़ोटो पोस्ट करके रेडियो मस्ती और कोयल मल्होत्रा के पेज को टैग किया था और उसके लिखा था, थैंक्स टू कोयल मल्होत्रा फॉर रूटिंग मीन विथ माई लाइफ। यह देखकर अर्पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में सोचा, एक अनजान लड़के को जिंदगी के मायने सिखा दिए मैंने। परेशानियों के भागने से बजाय लड़ने का जुनून भर दिया उसमें। लेकिन खुद की जिंदगी की परेशानियों से हार गई हूँ। ना जाने अपने टैलेंट से ऐसे कितने ही लोगों की मदद कर सकती थी मैं। लेकिन अब यहाँ से जा रही हूँ तो कोयल मल्होत्रा को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अर्पिता के लिए अपने बीवी फिक्की सी ज़िंदगी छोड़कर जाना तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ तो किसी को उसकी कद्र ही नहीं है। लेकिन कोयल मल्होत्रा का क्या? कोयल की ज़रूरत तो बहुत लोगों को है। क्या कोयल का इस तरह सबको छोड़कर चले जाना सही होगा? क्या मैं लोगों की उनकी आखिरी उम्मीद को हमेशा के लिए छीन रही हूँ? हे भगवान, क्या करूँ मैं? चली जाऊँ यहाँ से कि? अर्पिता यह सोचते सोचते ट्रेन का आखिरी हॉर्न बजा। क्या अर्पिता हार मानकर वापस चली जाएगी, या उसके कोयल मल्होत्रा बनकर लोगों की मदद करने की, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की इस इच्छा उसे वही रोक देगी? क्या करेगी अब अर्पिता? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। ट्रेन का आखिरी हॉर्न बजते ही अर्पिता बेचैन हो गई। वह हड़बड़ी में अपनी सीट से उठी और सर पकड़कर जोर से बोली, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मुझे तो इस ट्रेन में उतरना है। जल्दी जल्दी सामान निकाल लेती हूँ, वरना यह अभी चल पड़ेगी। यह सोचते सोचते अर्पिता नीचे झुकी और हड़बड़ाहट में अपना सामान निकालने की कोशिश करते हुए खुद से बोली, हे भगवान, अर्पिता क्या करती है तू? 2 घंटे से यहाँ बैठकर मोबाइल में कैंडी क्रश खेल रही थी, तब क्यों नहीं ध्यान आया तुझे कोयल मल्होत्रा? और अभी इस वक्त ध्यान आ रही है? हालांकि उसके पास एक ही बैग था, लेकिन भारी होने की वजह से वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। इतने में ही ट्रेन का दूसरा हॉर्न बजा और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अर्पिता ने अपना सर पकड़ लिया और खुद का कोसते हुए बोली, क्या बाबा जी 10 मिनट पहले नहीं अक्ल दे सकते थे? देखो अब यह ट्रेन चल रही है और मैं अभी तक अपना बैग भी नहीं निकाल पा रही हूँ। अरे अर्पिता, जल्दी कर, उतर इस ट्रेन से, वरना यह तुझे बनारस ले जाएगी। इतने में ही अर्पिता को वहां बैठा एक हट्टा कट्टा लड़का दिखा जो उसे कब से घूर रहा था। अर्पिता ने चिढ़ते हुए उसे कहा, अबे
क्या खाली बैठकर मुझे इस तरह परेशान होते हुए दिख रहा है? यूं ही आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता रहेगा या अपने ढोले शोले को कुछ काम भी लगाएगा? जल्दी से मेरा बैग बाहर निकाल दे प्लीज, मुझे ट्रेन से उतरना है। अर्पिता ने उस लड़के को इतना डरा दिया कि उसकी मदद करने के लिए वो सामान निकालने लगा। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। सामान निकालने से पहले ही अर्पिता जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ भागी और चलती ट्रेन से उतर गई। फिर वो ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही कर चिल्लाने लगी, अरे जिमिंग वाले भैया, भाई साहब, मेरा सामान फेंको फेंको, मेरे बैग को मुझे। उस लड़के ने भी जल्दबाजी में दरवाजे पर आकर चलती ट्रेन से ही अर्पिता का बैग फेंक दिया। अर्पिता भागी भागी अपना बैग की तरफ गई और उसे उठाकर देखते हुए बोली, बेवकूफ कहेगा, धीरे से नहीं फेंक सकता था? अरे मेरा नया बैग अभी टूट जाता तो? फिर से उसने माथे पर पसीना पूछते हुए मन में सोचा। आप भी ना बाबा जी, कैसी कैसी मुसीबतों में फंसा देते हो मुझे। अगर यहाँ रुकवाना ही था तो यहाँ सद्बुद्धि 2-2.5 घंटे पहले नहीं दे सकते थे? अभी इतना महंगा बैग टूट जाता तो? खुद से ही इसी तरह बात करते हुए अर्पिता रेलवे स्टेशन के बाहर निकली। बाहर जाकर जब उसने टैक्सी रोकी तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसे कहाँ जाने के लिए कहे। उसे डर लग रहा था कि वह घर जाकर गौरव से क्या कहेगी कि वह बनारस क्यों वापस नहीं गई। हाय, अब यहाँ से बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ से कहाँ जाऊँ? कोयल मल्होत्रा जी, अब आप ही दुविधा का समाधान कर दीजिए। वैसे अब अगर कोयल के लिए रुकी हूँ तो सबसे पहले रेडियो ऑफिस ही चली जाती हूँ। शाम में देखूंगी कि कहाँ जाना है। वैसे भी आज के लिए बहुत हो चुका। जोरों की भूख भी लगी है और भूख में तो मेरा दिमाग काम करना वैसे भी बंद कर देता है। अभी सबसे पहले वहाँ जाकर कैंटीन में छोले भटूरे खाती हूँ, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। यह सोचते सोचते अर्पिता अगले आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुंची। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उसका सामना ऋत्विक से हुआ। ऋत्विक ने जब अर्पिता को ऐसे बेहाल बिखरे बालों में लगेज के साथ ऑफिस के अंदर आते देखा तो बहुत ही इरिटेट होकर उसने कहा, तुम्हें टाइम पर ऑफिस आने के लिए कहा है, इतनी सुबह नहीं। अर्पिता ने ऋत्विक की बात सुन चिढ़कर उसे जवाब दिया, मेरी तरह हर चीज़ से इतना परेशान क्यों हो? मेरी हर चीज़ से इतनी परेशानी क्यों है? जल्दी आओ तो दिक्कत, लेट आओ तो दिक्कत, ना आओ तो और बड़ी दिक्कत। चाहते क्या हो तुम मुझसे? ऋत्विक ने घड़ी देख और फिर अर्पिता को देख कर कहा, स्टिक टू द ऑफिस टाइमिंग एंड थोड़ा सा डिसिप्लिन। यह सुनकर कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। वैसे तो ऋत्विक हमेशा ही अर्पिता से इसी तरह बात करता था, लेकिन आज उसे ऋत्विक की बात का बहुत बुरा लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वह पहले से ही दुखी थी। एक तो अर्पिता के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, ऊपर से ऋत्विक का इस तरह सुनाना उसके दिल को काफ़ी चुभ गया था। लेकिन क्योंकि उसका दिन और समय वैसे ही कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए उसने ऋत्विक से बहस नहीं की। वह अपनी तकलीफ को सबसे छुपाती हुई कैंटीन में बैठकर छोले भटूरे खाने लगी। खाते हुए भी वह ऋत्विक और गौरव की बातों के बारे में ही सोच रही थी। वह चाहकर भी उस बातों से अपना दिमाग नहीं हटा पा रही थी। वह सब सोचते सोचते ही उसकी आंखें भर आई थी। ऋत्विक भी उसी समय कैंटीन में कॉफ़ी लेने आया था। जब उसने अर्पिता को अपने बैग को घुरते हुए आंसू पोंछते देखा तो उसे लगा कि शायद वह वाकई में बहुत दुखी है। ऋत्विक अपनी कॉफ़ी लेकर अर्पिता से बात करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन इतने में ही राज वहां आ गया और अर्पिता के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उससे बोला, तो आज कोयल मल्होत्रा जी जल्दी ऑफिस आ पहुंच गई, अब बोलो क्या प्लान है? राज को देखकर अर्पिता ने अपने आंसू छुपा लिए और एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस शो के बारे में ही सोच रही थी। ऋत्विक ने देखा कि किस तरह राज के आते ही अर्पिता का मूड अच्छा हो गया है। वह और राज आपस में हंसते हुए बातचीत कर रहे थे, इसलिए ऋत्विक ने आगे जाकर अर्पिता से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। थोड़ी ही देर में अर्पिता भी शो करने चली गई थी। कोयल मल्होत्रा
शो स्टार्ट होते ही अर्पिता ने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, हाँ तो दोस्तों, इस शो में कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट यानी मैं आपके प्यार, हाइट, हार्ट ब्रेक और डर्टी सीक्रेट सुनने सुनने और सुन उनके सॉल्यूशन देने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। आइए तो जानते हैं आज के पहले कॉलर की क्या परेशानी है। अर्पिता ने पहला कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग ने अपनी बात कहना शुरू किया। नमस्ते कोयल जी, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। तो कोयल ने कहा, नमस्ते जी नमस्ते, बताइए कैसा है कोलकाता का मौसम। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत फीकी पड़ गई है। तो कोयल ने जवाब दिया, क्यों भाई, क्या हो गया। तभी बुजुर्ग ने उसे अपनी परेशानी बताना शुरू किया। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ और यहाँ कलकत्ता में अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहता हूँ। मेरा रिटायरमेंट अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने पहले तक मेरा परिवार मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब यह सब मुझे निकम्मा समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ना तो मैं इस समय कुछ काम कर पा रहा हूँ और ना ही कहीं ऑफिस जाता हूँ। जब से मेरा काम बंद हुआ है तब से यह लोग मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। मैं भी ना पूरे दिन घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। ऊपर से मैं रिटायरमेंट से पहले अपनी पत्नी के साथ जयपुर में रहता था और अब यहाँ अपने बेटे बहू के साथ रहने आ गया हूँ। ना तो मेरा यहाँ पर कोई दोस्त है ना रिश्तेदार, इसलिए समझ नहीं आता कि दिन भर बैठे बैठे क्या करूँ। करना है कुछ काम, शुरू कीजिए कुछ मनपसंद, लेकर प्रभु का नाम। कोयल ने बुजुर्ग की बात पूरी करते हुए जवाब दिया और आगे कहा, देखिए, माना कि आजकल आप बैंक नहीं जाते, लेकिन ऐसा क्या है जो आप तब करना चाहते थे जब आप बैंक जाते थे, लेकिन समय कम होने के कारण नहीं कर पाए। तो बुजुर्ग ने कहा, मुझे तबला बजाना और सिखाना बहुत पसंद है, लेकिन अब यहाँ सब। अरे रे रे, बस आपकी मुश्किल मुश्किल का समाधान तो आपने खुद ही दे दिया है। जब आपके पास इतना टैलेंट है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके परिवार वाले आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त है तो शायद आपको ऐसी गलतफहमी हो गई है। हो सकता है कि अगर आप खुद को अपने पसंद के काम में मगन कर ले तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ लेकिन आजकल कौन मुझसे तबला सीखना चाहेगा। कोयल ने कहा, अरे अंकल जी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। देखिए, आपके पास पास होंगे बहुत से छोटे छोटे बच्चे या फिर जवान लोग जो अपने काम में उलझ कर अपनी हॉबीज पर ध्यान नहीं देते। बस आपको ऐसे संगीत प्रेमियों को ही ढूंढना है और अपनी पसंद का काम शुरू कर देना है। आप अपनी सोसाइटी में ही क्यों नहीं शुरू करते। कोयल की बात बुजुर्ग को बहुत पसंद आई, इसलिए उसने बहुत ही खुश होते हुए बोला, थैंक यू बेटी, थैंक यू। यह तुमने मुझे एकदम सही बात बोली है बेटा। मैं अभी से ही लग जाता हूँ यह देखने कि मैं किसके साथ अपनी यह तबला प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ। कोयल यानी अर्पिता ने खुशी खुशी अपना पहला कॉल खत्म किया। आज उसके पास रोज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। 4-5 कॉल्स अटेंड करने के बाद शो खत्म हुआ और अर्पिता ने एक राहत भरी सांस ली। फिर उसने बैठे बैठे मन में सोचा, अब तो मेरा आज का काम भी खत्म हो गया है। अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। कहाँ जाऊँगी मैं। उस गौरव के बच्चे को तो बहुत ही घमंड से कहकर आई थी कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। यदि उसके पास वापस चली गई तो मेरी नाक कट जाएगी। भगवान, आप क्यों मुझे ऐसे अतरंगी मुसीबतों में फंसा देते हो। अब क्या करूं मैं। तभी वहां राज और आलोक आए। आलोक ने कहा, तो कोयल जी, तबला बजाने के साथ साथ और क्या क्या सलाह दी आज सुबह से आपने अपने कॉलर्स को। अर्पिता ने हंसते हुए कहा, अरे यार पूछो मत। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के बच्चों की लव स्टोरी सुलझाने बैठी हूँ। यह आजकल के बच्चे भी ना जमीन से निकलते नहीं और इन्हें सच्चा प्यार हो जाता है। मन तो करता है ऐसी कॉल पर उनके मम्मी पापा को भी बुला लूँ
और फिर यहाँ बुलाकर लाइव पिटाऊं। अर्पिता की यह बात सुनकर वह तीनों हंस पड़े। तभी राज का ध्यान अर्पिता के लगेज पर पड़ा और उसने कहा, अर्पिता तुम ठीक तो हो ना? यह सारा सामान, और आज तुम काफ़ी जल्दी भी ऑफिस आ गई थी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? अर्पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ यार पूछो मत। आज सुबह की मेरी ट्रेन थी, लेकिन फिर वह छूट गई, तो मैं सामान के साथ ही सीधे ऑफिस चली आई। राज ने हैरानी से पूछा, ट्रेन थी मतलब? तुम कहीं जा रही थी? तुमने इन्फॉर्म तो किया नहीं, न छुट्टी ली। यह सुनकर अर्पिता को लगा कि वह अपनी ही बात में फंस गई है। उसने कुछ सोचकर फट से कहा, हाँ हाँ हाँ, तो स्टेशन पर मुझे ही वही यही तो ध्यान आ गया कि अब तो मेरे पास भी नौकरी है, तो कहीं जाने से पहले मुझे आप लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ लिए बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? बस इसलिए मैंने अपनी ट्रेन छोड़ी, वरना ऐसे थोड़ी ना कोई ट्रेन मुझे स्टेशन पर छोड़कर यूं ही चल देगी। आलोक ने कहा, सही बात है, ट्रेन की कहाँ इतनी मजाल कि अर्पिता जी को अपने साथ ना लेकर जाए। फिर वही तीनों हंस पड़े। तभी राज को किसी का फोन आ गया। उसने सबको देखकर कहा, गाइस आई नीड टू टेक दिस अप। आप लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। थोड़ी ही देर में अर्पिता के भी ऑफिस से निकलने का समय हो रहा था। उसने आलोक को बाय बोला और घर के लिए निकल गई। ऑफिस से बाहर जाते जाते वह सोच रही थी कि घर कैसे जाएगी। उसके मन में कहा, वैसे भी अब इस नए शहर में गौरव के घर के बिना तो कोई घर है नहीं मेरा। अब उस करेले की पत्नी हूँ तो वापस तो अपने घर ही जाऊंगी ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं भी इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। एक काम करती हूँ, भगवान का नाम लेकर घर जाती हूँ, फिर वही जाकर देखती हूँ। यह कहकर अर्पिता ने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोली, हे बाबा जी मदद करना। यह कहकर उसने एक रिक्शा रोकी और घर की ओर निकल पड़ी। वह पूरा रास्ता यही सोच रही थी कि जब घर जाकर उसे गौरव मिलेगा तो वह उसे क्या कहेगी, उसे कैसे एक्सप्लेन करेगी कि वह बनारस वापस क्यों नहीं गई, और बनारस नहीं गई तो सुबह से कहाँ थी, क्या कर रही थी। अर्पिता जानती थी कि उसके लिए गौरव के इन सभी सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होने वाला है। इस असमंजस में अर्पिता घर पहुंची। पार्किंग से लेकर लिफ्ट में उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर में उसका गौरव से सामना होने वाला था और फिर से एक अलग ही बात पर झगड़ा। दरवाजे तक आते आते तो उसका गला सूख गया था। उसने डरते डरते डोरबेल की तरह हाथ बढ़ाया और उसे प्रेस किया। फिर वह नर्वस होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसके 5 मिनट बाद तक भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने बहुत बार डोरबेल बजाई, लेकिन तब भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो अर्पिता ने घर की डुप्लीकेट की निकाली और अंदर चली गई। घर के अंदर कोई नहीं था, मतलब गौरव कहीं गया हुआ था। यह देखकर अर्पिता ने एक राहत की सांस ली और कहा, चलो अच्छा है, घर आते ही उस पनौती की गुस्से वाली नज़रों का सामना तो नहीं करना पड़ा। बला टली, लेकिन कब तक यार। अर्पिता ने फ्रस्ट्रेट होकर जमीन पर अपना पैर पटका। फिर उसने खुद को शांत कराने के लिए कहा, शांति रख अर्पिता, अभी तो तुझे बहुत कुछ झेलना बाकी है। अब अंदर जा और अपने लिए एक अच्छा सा सैंडविच और चाय बनाकर खा। फिर आराम से सोच कि गौरव को कन्विंस करने के लिए तुझे क्या करना चाहिए। अर्पिता किचन में जाकर खुद के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। अभी भी उसके दिमाग में गौरव ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि कल से लेकर आज तक में उन दोनों के बीच कितना कुछ हो गया है। तभी उसे सुबह वाले अंकल का कॉल याद आया। उसने मन में सोचा, अंकल इतने बुजुर्ग थे, फिर भी काम बंद होने पर उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हें पूछ नहीं रहा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन यह गौरव, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी यही इनसिक्योरिटी है।
कि उसके पास काम ना होने के कारण उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी। मैं तो वैसे भी उससे कभी सीधे मुंह जवाब नहीं देती। लगता है वह इसलिए ही इतना तिलमिला गया होगा। शायद उससे बैठकर प्यार से बात करूँ तो वह मुझे बनारस भेजने की जिद छोड़ दे। हाँ, यही सही होगा। थैंक यू बाबा जी, मुझे सही समय पर सब सद्बुद्धि देने के लिए। अब करेला जब घर आएगा तो उससे अच्छे से ही बात करके समझाऊंगी कि उसे। जब अर्पिता खुद से यह सब बात कर ही रही थी तभी मेन डोर का दरवाज़ा खुला और गौरव घर के अंदर आया। अर्पिता ने किचन से ही देखा कि गौरव तो फॉर्मल पहन पहने लैपटॉप के साथ गले में आईडी कार्ड डाले घर के अंदर घुसा है। यह देखकर वह चौंक गई और उसने मन में सोचा, क्या यह ऑफिस गया था? लेकिन इसने तो कहा था कि क्या गौरव ने अर्पिता को झूठ कहा था? अर्पिता को घर में देखकर गौरव उसे फिर से घर से निकाल देगा। देखते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। गौरव को लैपटॉप और आईडी कार्ड के साथ घर में आते देख अर्पिता चौंक गई। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता को फिर से अपने घर में देखकर गौरव के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय पर एक साथ में चिल्लाए, तुम? अर्पिता गैस बंद करके भागी भागी गौरव के पास आ गई और गौरव ने भी गुस्से में अपना लैपटॉप पलंग पर रखा और अर्पिता की तरफ बढ़ा। दोनों जब एकदम पास आ गए तो अर्पिता ने कहा, तुम ऑफिस गए थे? तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। गौरव ने अर्पिता को झल्ला कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बनारस वापस क्यों नहीं लौटी? अर्पिता ने चीढ़ कर कहा, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। तुम ऑफिस गए थे, तुमने मुझसे झूठ बोला। गौरव ने गुस्से में अपना आईडी कार्ड गले से निकाला और उसे लैपटॉप बैग पर फेंकते हुए बोला, इसमें झूठ क्या होता है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि नौकरी जाने के बाद भी एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में नहीं बैठा जाता। वैसे भी कल उन लोगों ने मुझसे रेजिग्नेशन डलवाया है और अभी मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, इसलिए 3 महीने और मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। यह सुनकर अर्पिता एकदम चौंक गई और बोली, ओ बेटे की इतना बड़ा झूठ! 3 महीने तक ऑफिस जाओगे तो इसका मतलब 3 महीने तुम्हारी पगार भी आएगी और तुम्हारे पास दूसरी नौकरी ढूंढने का अच्छा खासा समय भी है। तब भी तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ से भेजना चाहा। कितने मक्कार हो तुम गौरव! यह सुनकर गौरव को और गुस्सा आया और वह बोला, मक्कार मैं हूँ या तुम? मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा कर आया था ना, तुम फिर भी यहाँ वापस चली आई। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। घर से निकल जाने के बाद भी मुंह उठाकर यहाँ वापस चली आई और अभी भी बेशर्म की तरह यहाँ खड़ी हो। निकल निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? अर्पिता ने जवाब में कहा, अपने घर आने में क्या रिस्पेक्ट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? शादी के बाद तुम्हारा घर मेरा घर है। तुम चाहे कितना भी झूठ बोलो और कितनी भी मुझे यहाँ से धकेलने की कोशिश कर लो, जब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तब तक यह घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गौरव ने हैरानी से कहा, बड़ी ही ढीठ निकली हो तुम। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम जैसे मक्कारों के साथ ढीठ होना पड़ेगा। वैसे आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम खाना बाहर से मंगवा लो। यह कहकर अर्पिता कमरे में चली गई। गौरव हैरानी से बाहर सोचता ही रह गया कि इतनी मुश्किल से अर्पिता को घर से निकालने के बाद वो फिर से वापस आ गई है। उसने अपना माथा मसलते हुए कहा, क्या ही मुसीबत गले पड़ गई है। अर्पिता कमरे में बैठकर अभी यही सोच रही थी कि आखिर गौरव की परेशानी क्या है। वो क्यों उससे दूर दूर रहता है? वो अपनी शादी को लेकर बहुत चिंता में थी। उसने मन में सोचा, आखिर शादी का क्या ही मतलब होता है? सब तो शादी करके इतने खुश रहते हैं और मैं हूँ कि जबरदस्ती इसके गले पड़ी हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे इस उलझन में निकली हूँ, कैसे सुधारूँ इस रिश्ते को? इतने में ही अर्पिता को उसकी माँ सुमन का फोन आया।
अपनी माँ का फ़ोन देखकर वो सोच में पड़ गई कि माँ से क्या कहूँगी। सच बता रही हूँ, बता सकती नहीं बता सकती और झूठ कब तक कहती रहूँगी। उसने फ़ोन उठाया और बोली, नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? सुमन ने जवाब दिया, खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम पर तू आज घर आने वाली थी ना, फिर अचानक से आई क्यों नहीं? और मैं सुबह से तुझे कितने फ़ोन भी कर रही थी, तूने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। क्या हो गया बेटा, सब तो ठीक तो है ना? सुमन की बात सुनकर अर्पिता को उनके लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसे भी अपने घर की याद आ रही थी। वो भी कहीं ना कहीं अपने परिवार से मिलना चाहती थी। उसने थोड़ी उदास आवाज में कहा, अरे कैसे आ जाती माँ, आप ही ने तो कहा था कि शादी के बाद पहली बार लड़की को मायके छोड़ने उसका पति साथ जा आता है। सुबह आपके दामाद को कुछ काम आ गया तो उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इसलिए भी फिर से मैंने भी तो उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इसलिए फिर से मैंने भी बोल दिया कि मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सुमन ने अर्पिता से कहा, तो कब से रीति रिवाजों में इतना मानने लगी? अर्पिता ने जवाब दिया, अब इसमें भी रीति रिवाज की क्या बात आ गई? बात तो सिर्फ इतनी थी कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था। आखिर मैं मेरी प्यारी माँ की बात कैसे टाल सकती हूँ? सुमन ने हंसते जवाब दिया, चल नौटंकी, अपनी माँ को बातों में घुमा रही है। अर्पिता ने हंसकर जवाब दिया, अरे कहाँ माँ। इतने में गौरव कमरे में आ गया तो अर्पिता ने कहा, चलो माँ, मैं तुमसे सुबह बात करती हूँ, तुम ध्यान रखना और पापा से कहना मैं जल्दी आऊँगी गौरव को साथ लेकर। अर्पिता से बिना कुछ कहे गौरव नहाने चला गया। गौरव जब वॉशरूम में था तो अर्पिता ने देखा उसके फ़ोन पर लगातार किसी के मैसेज आ रहे हैं। उसने मन में सोचा, सामने से तो यह कुछ ढंग का बोल नहीं पाता, इसको इतने मैसेज कौन भेज रहा है? अर्पिता देखना चाहती थी कि गौरव को कौन मैसेज कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो उसका फ़ोन उठा पाती, गौरव बाहर आ गया और अर्पिता सक्का पक्का कर पीछे हट गई। गौरव ने अर्पिता को खुद के फ़ोन के पास देखा तो चिढ़ कर कहा, क्या कर रही थी तुम? मेरा फ़ोन चेक कर रही थी? अर्पिता ने खुद को बचाने के लिए कहा, क्यों, मेरी ज़िंदगी में कम परेशानियां हैं जो तुम्हारा फ़ोन देखकर दो चार और सर पे ले लूँ? मैं तो चादर ठीक कर रही थी, तुम्हें दिख नहीं रहा पलंग कितना बिगड़ा हुआ है? कुश्ती खेल रहे थे क्या? इस पर गौरव ने अर्पिता के सामने खुद का फ़ोन उठाया और चिढ़ कर बाहर चला गया। खाना खाने के लिए तो अर्पिता पहले ही मना कर चुकी थी, इसलिए गौरव ने खुद के लिए बाहर से खाना मंगवाया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही जन का खाना मंगवाया था। अर्पिता ने दरवाजे से देखा कि गौरव तो खाना मंगा कर खा रहा है, लेकिन उसने उसे नहीं बुलाया। पर वो इस वक्त और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। खाना खाकर जब गौरव कमरे में वापस गया तो उसने अर्पिता से कहा, आज तुम भूखी सोने वाली हो क्या? अर्पिता ने उसे जवाब दिया, तुम्हारे भरोसे तो हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम तो अपना खाना मंगा कर चट कर चुके हो ना? भूखे गौरव ने कहा। कर भूखे गौरव ने कहा, हाँ मैंने खा लिया है, तुम्हारे लिए नहीं मंगवाया क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। 3 महीने बाद सैलरी आएगी, इसलिए कह रहा था तुमसे कि मत रहो यहाँ पर, तुम्हारे खर्च नहीं उठा पाऊंगा मैं। लेकिन तुम्हें तो समझना ही नहीं है, तो पड़ी रहो यहाँ, लेकिन अपना खर्चा खुद देख लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्पिता ने इरिटेट होकर उसे देखा और कहा, कैसे भिखारी से शादी हो गई है मेरी? अरे हमारा वहाँ तो गली मोहल्ले वाले पड़ोसियों को भी खाना पूछ लिया करते हैं, और तुम हो जो घर में अपनी पत्नी से बिना पूछे अकेले खाना खाकर आ गए। पर खैर छोड़ो, वैसे भी अर्पिता ने अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि इतने में डोरबेल बजी। डोरबेल बजते अर्पिता उछलती हुई बाहर गई और अपना खाना लेकर आई। गौरव ने देखा कि अर्पिता ने भी खुद के लिए खाना मंगवाया था, जिसे उसने डाइनिंग टेबल पर रखकर गौरव से कहा, मैं यही तुमसे कही रही थी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए खाना नहीं लाओगे तो मैं भूखी
कि मर जाऊंगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना मंगवाया है। तुम्हारा प्लेट का खाना मुझे कम लग रहा था, तो रात को भूख लगे तो खा लेना। मैं तुम्हारे लिए अलग से निकाल कर रख दूंगी। यह कहकर अर्पिता अपना खाना खाने लगी। गौरव ने अर्पिता को प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो अर्पिता, तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा हूँ? किसी भी पति के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? इस वक्त हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तो अर्पिता ने भी गौरव को आराम से जवाब दिया, गौरव, मैं समझती हूँ कि इस वक्त तुम परेशान हो, लेकिन हम मिलकर भी तो इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं ना। हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, इसलिए हमें अलग होने की ज़रूरत नहीं है। गौरव ने कहा, क्या हल निकालोगी तुम? है कुछ सॉल्यूशन तुम्हारे पास? अर्पिता ने कहा, कुछ सोचते हैं ना, मैं भी तो नौकरी कर सकती हूँ ना। गौरव ने कहा, अच्छी खासी नौकरी को तो मना कर दिया तुमने, अब क्या नौकरी करोगी? है कोई नौकरी तुम्हारे पास? जब तक ना मिले ना, तब तक हवा में मुझसे बात मत करना। यह कहकर गौरव गुस्से में पैर पटक कर अंदर चला गया। गौरव अर्पिता रात भर सोचती रही कि अब वो क्या करे। इसको कोयल मल्होत्रा वाली नौकरी के बारे में बता नहीं सकती, वह तो यह मुझे करने ही नहीं देगा, तो अब क्या करूँ? पैसे भी आएंगे तो इससे क्या बोलूँगी? कहाँ से सैलरी आ रही है? कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अर्पिता सोच सोच तू क्या करेगी? अगले दिन अर्पिता ने देखा कि गौरव तो सुबह ही ऑफिस चला गया है। यह देखकर वो हैरान रह गई। उसने मन में सोचा, यह तो नोटिस पीरियड पर है ना, तो फिर इतने टाइम पे ऑफिस कैसे जा रहा है? हे भगवान, कैसा उल्टा पति दिया है। जब नौकरी में था तो लेट से ऑफिस जाता था, और अब नौकरी छोड़ने वाला है तो सुबह सुबह निकल जा रहा है। यह क्या पागल वागल है क्या? खैर छोड़ो, इसे भाड़ में जाने देते हैं। अर्पिता भी तैयार हुई और रेडियो मस्ती के लिए ऑफिस चली गई। आज अर्पिता फिर से थोड़ा लेट ही ऑफिस पहुंची थी और बस यही दुआ कर रही थी कि उसे ऋत्विक ना दिख जाए, और आज उसे ऋत्विक मिला भी नहीं। यह देखकर अर्पिता बहुत खुश हो गई और फटाफट से रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। शो स्टार्ट होते ही अर्पिता के पास पहला कॉल आया। कोयल की दूसरी तरफ से एक लड़के ने कहा, कोयल जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कॉलेज सेकंड ईयर में हूँ और खुद का एक ब्लॉग चलाता हूँ। मेरे ऑनलाइन बहुत से दोस्त हैं। लड़के ने लड़के लड़कियाँ सब, लेकिन इतना कहकर वह लड़का आगे रुक गया। तो कोयल ने कहा, अरे लेकिन क्या, दोस्त वगैरह सब है तो सही, तो परेशानी क्या है तुम्हें? उस लड़के ने आगे कहा, जी वो मैं सामने से किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है। समझ ही नहीं आता कि क्या बात करूं। इसी वजह से कॉलेज में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ और इसलिए कॉलेज में कभी कभी डिप्रेस भी फील करता हूँ। यहाँ सबके बहुत सारे ग्रुप्स है, दोस्त है, और मुझसे कोई बात नहीं करता। यह सुनकर कोयल ने कहा, अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उन्हें अपने ब्लॉग के बारे में क्यों नहीं बताते? अरे जब वह सब तुम्हारा सक्सेसफुल ब्लॉग देखेंगे तो तुम्हें उनसे बात करने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लोग खुद आकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे। उस लड़के ने जवाब दिया, लेकिन मैं उन्हें यह कैसे बताऊं कि मेरा ब्लॉग है? अर्पिता ने हंसते हुए कहा, अरे अपनी उम्र के लोगों से बात नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अपने टीचर से बात करते हो ना। एक दिन पहुंच जाओ अपना कैमरा लेकर क्लास में रिकॉर्डिंग करने। जब सब देखेंगे कि तुम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो खुद ही आकर तुमसे पूछेंगे, तो बस तुम उन्हें बता देना अपने ब्लॉग के बारे में, समझे? यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया। उसने कहा, थैंक यू कोयल जी, यह तो आपने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है।
मैं यही करूँगा। थैंक यू सो मच। यह कहकर अर्पिता पहला कॉल खत्म हुआ। उसने बाद में अपने 2-4 कॉल्स और अटेंड किए और फिर आलोक उसे लंच के लिए बुलाने आ गया। उसने कहा, ए अर्पिता, चलना, खाना खाने चलते हैं। कैंटीन में आलोक और अर्पिता खाना खा रहे थे। राज को वहां ना देखकर अर्पिता ने आलोक से पूछा, आज राज नहीं दिखाई दे रहा है और सुबह से वहां ऋत्विक भी नहीं, कहीं नहीं दिखा। कहाँ है दोनों? तो आलोक ने कहा, हाँ, दोनों गई है कंपनी की तबाही को लेने। अर्पिता ने कहा, मतलब? तो आलोक ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, इन दोनों की बहन आज लंदन से वापस आ रही है, तो उसे ही वेलकम करने के लिए लगे हुए हैं दोनों। अर्पिता ने हंसकर कहा, अच्छा, तो ऐसा बोलो ना, तबाही तबाही क्या कर रहे थे तुम भी ना? आलोक ने हंसकर अर्पिता को जवाब दिया, कल जब मिल लोगी उससे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं क्या कह रहा हूँ। आलोक की इस बात पर अर्पिता मुस्कुरा दी। इसके बाद उसके घर लौटने का समय हो गया। अर्पिता ने घर जाकर देखा तो गौरव अभी तक नहीं आया था। घर पहुंचकर खुद के लिए चाय बनाते बनाते अर्पिता अपने पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। उसने मन में सोचा, आज कॉल पर वह लड़का क्या कह रहा था कि मैसेज पर बात कर लेता हूँ, सामने से नहीं कर पाता। कहीं गौरव की भी तो यही परेशानी नहीं है कि उसे सामने से मुझसे बात करने में शर्म आती है? नहीं नहीं, इतना बकवास तो करता है तो हो सकता है ना उसे प्यार से बात करने में शर्म आती हो। वैसे भी कल देखा तो था, मैं मैसेज पर कितने आराम से हंसते हंसते बात कर रहा था। कहीं उसे सच में मुझसे दिक्कत तो नहीं है? एक काम करती हूँ, मैसेज भेजकर देख लेती हूँ। यह सोचकर अर्पिता ने गौरव को मैसेज लिखा, हाय हबी, घर कब आओगे? मैसेज भेजने के बाद वो लगातार स्क्रीन की तरफ देख रही थी। गौरव ने भी एक ही सेकंड में उसका मैसेज ओपन किया। यह देखकर अर्पिता ने मन में सोचा, वाह वाह वाह, ऑनलाइन ही बैठा था क्या? बड़ी जल्दी मैसेज देख लिया। चलो अब रिप्लाई करेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन गौरव ने अर्पिता के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। अर्पिता ने फ़ोन देखा और गुस्से में मुंह बना लिया। उसने मन में सोचा, पता नहीं क्या ही परेशानी है इस लड़के की। थोड़ी ही देर में गौरव घर आ गया। आज गौरव में से एक अलग ही महक आ रही थी। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि यह किस चीज़ की महक है। इतने में ही गौरव ने उसे बिल्डिंग मेंटेनेंस का बिल देते हुए कहा, यह बिल भर देना। अर्पिता हैरानी से बिल को देखने लगी तो गौरव ने आगे कहा, घर में साथ रह रही हो तो खर्चों में भी हिस्सा बांटना होगा। वैसे भी कल तो बहुत पैसे थे तुम्हारे पास बाहर से खाना मंगवा कर खाने के लिए, तो यह बिल पे करने के लिए तो थोड़े बहुत पैसे तो होंगे ही ना, तो भर देना। ठीक है, यह कहकर गौरव कमरे में चला गया। अर्पिता को गौरव की किसी बात का बुरा नहीं लगा क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ गौरव में से आ रही महक पर था। आखिर किस चीज़ की महक थी वह इतनी जानी पहचानी सी? इतना तो अर्पिता समझ गई थी कि वह किसी लड़की का परफ्यूम है, लेकिन किसका? कौन थी वह लड़की? और अर्पिता को वह परफ्यूम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ने मन में कहा, किसका परफ्यूम था वह? किसका परफ्यूम होगा? आखिर यह आदमी कौन सी औरत के इतना चिपक रहा है? लेकिन तभी उसने अपने दिमाग को उस दिशा में जाने से रोकते हुए कहा, अर्पिता, क्या सोच रही है तू? वो तुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, क्या किसी लड़की से जाकर चिपकेगा भी? यह कोयल मल्होत्रा बनकर लोगों की परेशानियां सुलझाते सुलझाते खुद की जिंदगी में भी वैसे ही परेशानियां सोचने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। अर्पिता ने अपने नेगेटिव थॉट्स को रोका और किचन में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि गौरव बालकनी में हंसते हंसते किसी से बात कर रहा है। अर्पिता को यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि आखिर गौरव किससे बात कर रहा है। वो धीमे कदमों से
बालकनी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन गौरव ने उसे देख लिया। उसने फोन रख के कमरे में अंदर खड़ी अर्पिता से कहा, तो तुम यहाँ छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो? अर्पिता ने गुस्से में से उसे जवाब दिया, ओ हेलो, मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो छुप छुप कर तुम्हारी बातें सुनोगी? कुछ भी बोलते हो ना तुम। गौरव ने चिढ़कर अंदर आकर कहा, तो यहाँ क्या कर रही थी? ऐसे चोरों की तरह चुपचाप क्यों आई? अर्पिता ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे ही अपने कमरे में आते हैं। तुम क्या चाहते हो, मैं ढोल नगाड़े लेकर कमरे में ऐलान करती आऊं? जहाँ पना गौरव जी, सावधान हो जाइए, आपकी पत्नी अर्पिता अपने कमरे में आ रही है। गौरव ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो अपनी। अर्पिता ने तीखी निगाहों से गौरव को देखा और जवाब दिया, बकवास तुम कर रहे हो? आजकल देख रही हूँ मैं किस तरह फोन और मैसेज पर गिरी करते रहते हो, और मेरे सामने आते ही यह बंदरों सा बनाकर चिढ़ते रहते हो। अरे मैंने कौन सी बिल्ली मारी है तुम्हारी, जो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते तुम? गौरव ने जवाब दिया, अरे नहीं करनी यार तुझसे बात। अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? हर वक्त मेरे इतना पीछे क्यों पड़ी रहती हो? गौरव ने के अचानक इस तरह चिल्लाने से अर्पिता डर गई और एकदम से पीछे हो गई। आज तक उससे उससे इतनी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की थी। अपनी बात पर कहकर गौरव तम तमाता हुआ वहां से चला गया और अर्पिता सहमी हुई उसे वहां से जाते हुए देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरव को उससे इतनी परेशानी क्या है। वो उससे इस तरह क्यों बात करता है? अर्पिता ने पलंग से तकिया उठाकर जमीन पर गुस्से में फेंका। तभी उसे सुमन का फोन आया। अर्पिता ने फोन उठाकर दुखी आवाज में कहा, हाँ माँ। सुमन ने कहा, अरे अर्पिता कैसी हो तुम, और क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अर्पिता ने जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही गौरव से थोड़ी कहासुनी हो गई थी। तो सुमन ने कहा, अरे बेटा तू तो लड़ रही है उनसे, तू क्यों लड़ रही है उनसे? अर्पिता ने जवाब में कहा, मैं क्या लड़ रही हूँ, कहीं वही झगड़े शुरू करता है। सुमन ने आगे से उसे समझाया, देख बेटा, तेरी और गौरव की अरेंज मैरिज हुई है। शुरू में तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में समय लगेगा, कहासुनी भी होगी, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। जहाँ वही नहीं गौरव ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो अपनी। अर्पिता ने तिरछी निगाहों से गौरव को देखा और जवाब दिया, बकवास तुम कर रहे हो? आजकल देख रही हूँ मैं किस तरह फोन में मैसेज पर गिरी करते रहते हो, और मेरे सामने आते ही यह बंदरों सा मुंह बनाकर चिढ़ते रहते हो। अरे मैंने कौन सी बिल्ली मारी है जो तुम्हारी जो तुम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते तुम? गौरव ने जवाब दिया, अरे नहीं करनी है यार तुमसे बात, अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? हर वक्त मेरे इतना पीछे क्यों पड़ी रहती हो? गौरव ने अचानक इस तरह चिल्लाने से अर्पिता डर गई और एकदम से पीछे हो गई। आज तक उसके इतनी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की थी। अपनी बात कहकर गौरव तमाता हुआ वहां से चला गया और अर्पिता सहमी हुई उसे वहां से जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरव को उससे इतनी परेशानी क्यों है। वो उससे इस तरह क्यों बात करता है। अर्पिता ने पलंग से तकिया उठाकर जमीन पर गुस्से में फेंका। तभी उसे सुमन का फोन आया। अर्पिता ने फोन उठाकर दुखी आवाज में कहा, हाँ माँ। सुमन ने कहा, अरे अर्पिता कैसी हो तुम, और क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अर्पिता ने जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही गौरव से थोड़ी कहासुनी हो गई थी। तो सुमन ने कहा, अरे बेटा तू क्यों लड़ रही है उनसे? अर्पिता ने जवाब में कहा, मैं क्या लड़ रही हूँ, वही झगड़े शुरू करता है। सुमन ने आगे उसे समझाया, देख बेटा, तेरी और गौरव की अरेंज मैरिज हुई है। शुरू में तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में समय लगेगा,
कहा सुनी भी होगी, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। जहाँ वह नहीं समझ रहे वहाँ तू समझ जा। शादी कोई भी हो, कॉम्प्रोमाइज से ही चलती है। नई शहर में, नई जगह में, नए इंसान के साथ रह रही है। थोड़ा अपने गुस्से को शांत रखा कर। वैसे भी गौरव जी को काम भी तो कितनी चिंता होती होगी। पहले वह काम की परेशानियां संभाले, और अब जब घर आई और तू उनके साथ लड़ने के लिए बैठी रहे, ऐसे तो वह परेशान ही हो गए ना। इसलिए तू थोड़ा समझ ले। चल, पहले उनको समझ, उनकी परेशानियों को समझ, उनके व्यवहार को समझ, और फिर किसी भी चीज़ पर रिएक्ट कर। ऐसे ही नहीं शादियाँ लड़ाई झगड़े पर चलती है। अर्पिता ने कहा, समझ से तो तब चलूँ ना जब वह मुझे कुछ बताए। वह तो बात ही नहीं करता। तो सुमन ने उसे समझाया, लड़के ऐसे ही होते हैं बेटा। वह जल्दी से किसी के से उस अपनी परेशानियां नहीं बांटते। हमें धीरज से समझ से उनकी अनकही बातें भी समझनी पड़ती है। यही तो खासियत होती है औरतों की। इसलिए अब तू गुस्सा मत हो और एकदम प्यार से गौरव जी के साथ रह। अगर वह थोड़ा गुस्सा भी करे तो तू गुस्सा मत कर और उन्हें परेशान मत कर। तब जाकर धीरे धीरे तेरी गृहस्थी बसेगी। अर्पिता से फोन रखा और खुद से कहा, शायद माँ सही कह रही थी। मैंने भी आते ही गौरव से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। मुझे उसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अब से अगर खुद की ज़िंदगी में शांति चाहिए तो पहले मुझे खुद शांत करना पड़ेगा। क्या पता तब हमारा रिश्ता थोड़ा सुधरने लगे। इसके बाद पूरी शाम अर्पिता शांत ही रही। उसने ना तो गौरव से कुछ कहा और ना ही उससे किसी भी चीज़ को लेकर कोई बहस की। अर्पिता को इतना शांत देखकर गौरव ने मन में सोचा, लगता है इसे कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया है। गौरव, तुझे थोड़ा शांति से काम लेना पड़ेगा। इसे इतनी भी तकलीफ मत पहुंचा। इस सब में इसकी गलती भी क्या है बेचारी की। खैर, जो भी है, कल सुबह उसको सॉरी ही बोल दूंगा। अगली सुबह गौरव रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि अर्पिता भी सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। गौरव ने अर्पिता से कहा, यह तुम सुबह सुबह कहाँ चली? अर्पिता ने जवाब दिया, कल तुम ही कह रहे थे ना कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैंने अपने लिए जॉब ढूंढ ली है। गौरव ने हैरानी से उसे देखा और कहा, नौकरी ढूंढ ली, और वो भी एक ही दिन में? वाह! अर्पिता ने जवाब दिया, हाँ तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी बहुत होशियार है? गौरव ने कहा, और कहाँ नौकरी ढूंढ ली है तुमने खुद के लिए? तो अर्पिता ने उसे बताया, वहाँ जो वाटर प्योरीफाई कंपनी में तुमने मेरे लिए बात की थी ना, मैंने वही के डिपार्टमेंट हेड को फ़ोन लगाया था। मैं उनसे जाकर मिली भी। वैसे भी मुझे वो तो सेल जॉब नहीं करनी थी ना, क्योंकि उसमें इधर उधर घूमना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनसे वहीं पर कस्टमर केयर की प्रोफाइल की बात की। उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया और वह क्लियर हो गया है। तो अभी कंफर्मेशन का मेल आ गया है, मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। अर्पिता की बात सुनकर गौरव ने मन में सोचा, बेचारी इस शादी को चलाने की कितनी कोशिश कर रही है। आखिरकार इसने वहाँ पर जॉब ले ही ली जहाँ उसका मन नहीं था। अर्पिता ने गौरव को ख्यालों में खोए देखा तो चुटकी बजाकर पूछा, क्या सोच रहे हो? तो गौरव ने कहा, सोच रहा हूँ एकदम सही नौकरी चुनी है तुमने खुद के लिए। इतनी बड़बोली हो, अपने इतना बोलने का प्रोडक्टिव यूज़ करोगी अब से। अच्छा है, चलो फिर साथ ही ऑफिस चलते हैं। यह सुनकर अर्पिता के मन में सोचा, हे भगवान, अब एक और मुसीबत, इसके साथ ही आना जाना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, एक तो यहाँ से ऑफिस जाने का किराया बचेगा और आपकी दया से रेडियो मस्ती का ऑफिस भी नज़दीक ही है। थैंक यू बाबा जी। अर्पिता ने ये मुस्कुराकर गौरव से कहा, हाँ हाँ चलो। और ऑफिस पहुंचकर अर्पिता लॉबी में वेट करने लगी कि गौरव कब ऊपर जाए और वहाँ पीछे से दरवाजे से निकलकर रेडियो मस्ती के ऑफिस में जाए। लिफ्ट का वेट करते हुए गौरव ने अर्पिता से कहा,
तुम खड़ी क्यों हो? जाओ ना ऑफिस के अंदर, मैं चला जाऊंगा। अर्पिता ने सोचा, अरे यार, अब इसके इन सवालों का क्या जवाब दूं? फिर उसने कुछ सोच कर गौरव से कहा, हाँ, वह आज पहला दिन है ना, तो सोच रही हूँ थोड़ा लकी टाइम देखकर ऑफिस के अंदर जाऊँ। 9:05 हो गया ना, मैं 9:09 पर ऑफिस के अंदर जाऊँगी। गौरव ने हंसकर अर्पिता से कहा, 9:09 नहीं, 11:11 लकी टाइम होता है। तो अर्पिता ने उसे कहा, 9:09 भी होता है। तुम हर वक्त मुझे काटने की कोशिश मत किया करो। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी ऑफिस। गौरव ने हंसकर अपना सिर हिलाया और वहाँ कहा, पागल लड़की। इसके बाद गौरव वहाँ से चला गया। अर्पिता भी मौका देखते ही पीछे के दरवाजे से होकर रेडियो मस्ती के ऑफिस जाने लगी। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि आज का माहौल काफ़ी अलग था। सब लोग बहुत शांति से अपना काम कर रहे थे। आज उसे आलोक भी नहीं दिखा, वो भी काम में ही बिजी था। अर्पिता भी रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। शो स्टार्ट होते ही उसे पहला कॉल आया। कॉल उठाते ही उधर से एक लड़की बोली, हेलो कोयल जी। कोयल ने कहा, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से लड़की बोली, कोयल जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आजकल वह लोग बहुत ही परेशान लगते हैं, लेकिन पूछने पर कुछ बताते ही नहीं। मैं भी अपने ससुराल के कामों में उलझी रहती हूँ। समझ नहीं आता कि उनसे कैसे सच पूछूं। मुझे लग रहा है कि वो कहीं किसी परेशानी में ना हो। कोयल ने कहा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे, तुम्हें उन्हें प्यार से बैठकर समझाना चाहिए कि अगर वह तुम्हें अपनी परेशानी नहीं बताएंगे तो तुम भी आसानी से उन्हें अपनी परेशानियां नहीं बांट सकोगी। उन्हें यह एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उनके क्या मायने हैं। लड़की ने कहा, लेकिन कैसे कोयल जी? ये सब मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। कोयल ने कुछ सोचा और फिर उससे बोली, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम ना उन लोगों से यह कह दो कि तुम्हारा तलाक होने वाला है। यह सुनते ही उस लड़की ने हैरानी से कहा, क्या? यह आप क्या कह रही है? तो कोयल ने उसे आगे समझाते हुए कहा, अरे और नहीं तो क्या, जब तुम उनसे ऐसा कहोगी तो वह बहुत चिंता में आ जाएंगे और तुम्हारे पास वहाँ आएंगे। जब वो तुम्हारे पास आज आए तो तुम उनसे बैठकर बात करना, पूछना कि उनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी चल रही है। वो लड़की कोयल की बात से कुछ ज़्यादा कन्विंस नहीं लग रही थी, पर फिर उसने कहा, ठीक है कोयल जी, मैं यह करके देखती हूँ। कोयल यानी अर्पिता ने खुशी खुशी कॉल कट किया। वहीं दूसरे केबिन में बैठे ऋत्विक और आराज को उनकी बहन सागरिका ने घूरा और बोली, झूठ बेचने की दुकान चला रहे हैं हम यहाँ। हेड दिस कॉन्सेप्ट। ऋत्विक ने सागरिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राज बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसने थोड़ी ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला झूठ बोला है। दीदी, अब आप ओवर रिएक्ट कर रही है इस शो की। सागरिका ने राज को उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी कि और ऋत्विक से बोली, तुम कुछ नहीं करना चाहोगे शो के कॉन्सेप्ट पर? ऋत्विक इस वक्त बहस नहीं करना चाहता, इसलिए उसने कहा, शो स्टार्ट हुए अभी 1 ही हफ्ता हुआ है। मुझे लगता है हमें डेटा आने तक वेट करना चाहिए। अगर शो की रेटिंग अच्छी हुई और इससे चैनल को प्रॉफिट हुआ तो इससे कोई नुकसान नहीं है। सागरिका ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी तुम्हें तो हमेशा ही अपने काम में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। तुम दोनों से कुछ होने नहीं वाला। मैं इस लड़की कोयल से सीधी बात करती हूँ, आखिर जाकर मिलूँ तो सही, देखूँ तो सही कौन है यह झूठी लड़की। यह कहकर सागरिका केबिन से बाहर निकली। वह गुस्से में सीधे रिकॉर्डिंग रूम की तरफ जा रही थी। तभी अर्पिता अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर और फोन चलाते हुए केबिन से बाहर निकल रही थी। सामने ना देखने की वजह से अर्पिता सागरिका से टकरा गई और उसके हाथ में पानी का गिलास छूट गया। पानी से सागरिका के कपड़े गीले हो गए और थोड़ा पानी अर्पिता के फोन पर भी चला गया। अर्पिता ने एकदम से कहा, अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम पर पानी
धुल गया। आई एम रियली सॉरी। अपने कपड़े साफ करते हुए सागरिका ने अर्पिता की तरफ गुस्से से देखकर कहा, क्या सॉरी? देखकर नहीं। लेकिन वो बीच में ही आगे कुछ भी बोलने से रुक गई। उसने देखा कि सामने खड़ी लड़की अपने लाल लहरिए के कप दुपट्टे से खुद को फोन को साफ करती हुई उसे सॉरी बोल रही थी। येलो कलर का शर्ट, उस पर लाल दुपट्टा, यह देखकर सागरी का बहुत ही गंदा सा मुंह बना लिया। उसने हैरानी से कहा, हु द हेल इज सी? अर्पिता का सारा ध्यान अभी भी अपने फोन में ही था, तो सागरिका ने उसे गुस्से में बोला, अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? अर्पिता ने अपने आप सामने खड़ी 5 फुट 8 इंच की लंबी सी लड़की को देखकर बोली, मैं अंधी हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सागरिका से उसके ही ऑफिस में इतनी बदतमीजी से बात आज पहली बार किसी ने बात की होगी। उसने जोर से चिल्ला कर कहा, कौन है यह गंवार लड़की और यहाँ अंदर ऑफिस में क्या कर रही है? वॉचमैन, इसे यहीं अभी के अभी यहाँ से निकालो। अर्पिता ने उसे जवाब दिया, ओ हेलो मैडम, हो कौन? यहाँ क्या बकवास किए जा रही हो? मुझे यहाँ से निकालोगी? यह मेरा ऑफिस है, काम करती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन तुम कौन हो जो ऐसे बिना देखे सीधी सीधी चली आ रही हो? हाइट ज़्यादा लंबी है तो नीचे का दिखता नहीं है क्या? सागरिका ने बहुत ही खींचकर जवाब दिया, माय गॉड, कौन है यहाँ गंवार? आलोक, राज। तभी आलोक और राज वहाँ आ गए। उन्होंने देखा तो अर्पिता और सागरिका दोनों आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। उन दोनों के एक दूसरे को मजबूरी में देखा और झट से उनकी तरफ बढ़े। अर्पिता ने गुस्से में कहा, गंवार? चिल्ला खुद रही हो और गंवार मुझे कह रही हो? सिर्फ यह छोटे कपड़े और 5 इंच की हील्स पहनकर अंग्रेजी बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। और तुम हो कौन? मेरी ही ऑफिस में घुसकर मेरे से ही बदतमीजी कर रही हो? तुम क्या? मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। आलोक ने अर्पिता से कहा, अर्पिता चुप हो जाओ। यहाँ अर्पिता आलोक की उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और बीच में ही बोली, क्या यहाँ? एक तो खुद देखकर नहीं चल रही और मुझे गंवार कह रही है। बिल्कुल तमीज नहीं है इस लड़की में। तभी सागरिका ने राज से कहा, कॉल द वॉचमैन राइट नाउ एंड थ्रो दिस गर्ल आउट। अर्पिता ने तभी बीच में कहा, यह अंग्रेजी में क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश में एमए किया है मैंने। सागरिका ने उसे देखकर कहा, एमए इंग्लिश में? वाह, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम कभी स्कूल में भी नहीं गई होगी। यह कहकर सागरिका ने राज से कहा, तुम मुझे बताओगे यह लड़की कौन है? तभी राज और आलोक दोनों के साथ में उन दोनों को जवाब में कहा, कयल मल्होत्रा। अर्पिता ने पूछा, पर यह कौन है? आलोक ने कहा, हमारी नई बॉस सागरिका खन्ना। यह सुनकर अर्पिता और सागरिका एक दूसरे को देखने लगी। जहां अर्पिता के चेहरे पर कन्फ्यूजन था, वही सागरिका के चेहरे पर अर्पिता के लिए गुस्सा। तो क्या होगा अर्पिता के शो का अंजाम? सागरिका उसके लिए और क्या परेशानियां लाने वाली है? क्या अर्पिता की नौकरी खतरे में है? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ।